मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। आपको बता दें, अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक करीब 37% वोटिंग हुई, तो शाम के 6 बजे तक यहां पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि इस सीट पर कुल 2,57,866 मतदाता हैं, जिसमें 1,29,372 पुरुष और 1,28,492 महिला हैं। तो चुनाव के लिए कुल 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1,485 मतदान कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। तो यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा है। तो करीब सुबह 11 बजे तक आपको बता दें कि 37% मतदान भी हो चुका है। तो अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव जारी है और आज शाम 6 बजे तक यहां पर वोटिंग होनी है। तो बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने विस्तार न्यूज के संवाददाता दुर्गेश साहू से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह हमारे साथ हैं। वोट उन्होंने दे दिया है। क्या माहौल देख रहे हैं? 3 बार के आप विधायक हैं, एक अलग ही पहचान है आपकी पूरे क्षेत्र में। चुनौती मान रहे हैं इस उपचुनाव को? देखो, हम जब चुनाव लड़े हैं तो चुनौती ही भरा चुनाव लड़े हैं और इस बार भी चुनौती है। और आज जो मतदाता अपने मन से जो आ रहा है मतदान केंद्र में, इस क्षेत्र का मतदाता विकास चाहता है और विकास की शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। जैसा बोला था वैसा किया, करना भी चालू कर दिया है उन्होंने। तो भरोसा तो है हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन। 40 वर्ष में क्या हुआ है इस क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस के विधायक तो थे हम, कांग्रेस को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो करते थे। यही बेचारे खड़े, ये सब पलायन की स्थिति होती थी। मगर हमारे सांसद ना पार्टी के लोगों ने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, ना ध्यान दिया। उसी का ये कारण है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने में आपने भी बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि इस बार 29 की 29 सीटें अगर बीजेपी जीती है तो आपका एक विशेष योगदान रहा है। अमरवाड़ा सीट में भी 15 से 18,000 कुछ वोट प्लस आप मार के आए हैं। इस बार क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के मुद्दों में चूंकि अंतर रहता है तो कुछ अलग बात होगी? नहीं, इसमें क्या अलग क्या होगा? जो सांसद महोदय ने बोला है, सांसद महोदय ने भी विकास के नाम से ही वोट मांगा और उन्हें भी भरपूर आशीर्वाद इस विधानसभा क्षेत्र से मिला। इसमें अलग मुद्दे की बात क्या है? वही मुद्दा हमारा है। हमने भी वोट विकास के नाम से ही मांगा है और हमें भरपूर जन समर्थन भी मिला। और आज वोट के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो बिल्कुल गैर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसे में उनकी एक अलग पहचान है जनता के बीच में। क्या उसे चुनौती मानते हैं? देखिए, हम बार वो एक मुद्दा लेके जा रहे हैं कि आपने पार्टी छोड़ी बीजेपी ज्वाइन की, तो एक बड़ा मुद्दा लेके जा रहे हैं वो जनता के बीच। अब कांग्रेस तो हमने जब से पार्टी छोड़ा, कांग्रेस तो तब से गाली बक रही है हमको कि हमने गद्दारी किया। हमने गद्दारी नहीं, समझदारी किया है। ये जनता जान रही है। बिल्कुल। तो ये थे कमलेश शाह जी, जिनका ये कहना है कि परिवर्तन की बात नहीं है, बात है यहाँ विकास की। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो आपने बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह को सुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो हमेशा से उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि उन्होंने गद्दारी की, लेकिन उन्होंने गद्दारी नहीं, समझदारी की है। और कमलेश शाह ने विस्तार न्यूज की माइक पर यह बयान दिया है। तो चलिए अब हम आपको कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह को भी सुनवाते हैं। धीरेन्द्र शाह को उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने सारे दांव खेले और उसी का नतीजा था कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। और उसके बाद से ही अमरवाड़ा विधानसभा सीट खाली हुई और अब उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस ने भी एक बड़ा दांव खेला है। धीरेन्द्र शाह को मैदान में उतारा था। आज वो
लगातार बूथ पर जा रहे हैं, जनता से चर्चा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार किया। मैं सीधे उनसे सवाल करूंगा। धीरेन्द्र शाह जी हमारे साथ हैं। एक बड़ी चुनौती आपके सामने भी रखी गई है कि कैसे पाएंगे इस चीज़ को। सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी दल में विधायक गए, सीट खाली हुई, अब उपचुनाव हो रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं पूरे में? देखिए, पूरे अमरवाड़ा विधानसभा में सभी से जनसंपर्क मैंने किया तो जनता का तो बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है और जनता चाहती है कि क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए और सभी क्षेत्र में बदलाव आना चाहिए। ऐसा जनता का रुझाव और बहुत अच्छा रुझाव देखा जनता के बीच में हमने। चूँकि दल बदल की राजनीति पहली बार नहीं हुई मध्य प्रदेश में, इसके पहले भी बहुत सारे विधायक पार्टी छोड़कर गए, नए सिरे से राजनीति हुई, लेकिन अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है। और चूँकि 3 बार के वो विधायक थे, कांग्रेस पार्टी थे, राजशाही परिवार से आते हैं, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती मानते खुद के लिए? देखिए, ये तो सब जनता के ऊपर है और चुनौती तो बहुत बड़ी है और जनता सब समझदार है उसके ऊपर कि भाई क्या करना चाहती है जनता। बाकी रुझान तो सही है और वो भी चाहती है कि नहीं, हमारे जो है ना, जो बदलाव, क्षेत्र का बदलाव चाहिए और इसमें जो 15 सालों से जो ऐसा चल रहा है उनके बीच में, तो ये सारी समस्याएं बढ़ते जा रही हैं और कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा है जनता के बीच में। तो ये जनता पूरा रुझान ये दे रही है कि हमको इस बार बदलाव चाहिए हमारे क्षेत्र के लिए। वोटिंग परसेंट अच्छा निकल के आ रहा है, आप लोग घरों से निकल रहे हैं, उस उपचुनाव में भी वोट कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं इस तरीके से आप? लोगों का तो बहुत अच्छा रुझान चल रहा है वोटिंग का और लोग बड़े उत्साह से वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं और उत्साहपूर्वक वोट कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं और आपका जो बैकग्राउंड है, जितना मैंने जाना है, एक धार्मिक परिवार से, एक आस्था के केंद्र से आपका सीधा जुड़ाव है, उस चीज़ का फ़ायदा आपको मिल रहा है जनता के बीच? बस धार्मिक सिद्धांत से जो मैं पहले से जुड़ा हूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ही रुझान मिल रहा है मेरे को जनता से और वो भी खुश है कि हम जब धार्मिक पद्धति से जुड़ रहे हैं तो धार्मिक पद्धति से जैसे राजनीतिक हम करना चाहते हैं और हमारा विकास होगा, उसमें जनता भी काफ़ी खुश है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई, 40 साल का जो गढ़ था वो ख़त्म हुआ और उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र ने। तो क्या लगता है कि वो असर अभी है या फिर कुछ और परिवर्तन होगा लोकसभा चुनाव के बाद? पर ये तो परिवर्तन तो होगा ही। जनता का पूरा रुझान जो है कि परिवर्तन अपने क्षेत्र में, विकास क्षेत्र में, जिला में परिवर्तन चाहती है। मुद्दे बदले हैं लोकसभा और विधानसभा? बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से बातचीत करने के लिए। धीरेन्द्र शाह जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाह रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि जनता कितना बदलाव चाह रही है, ये तो हमें 13 तारीख को पता चलेगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। तो आपने बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के बाद कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह को सुना। उन्होंने कहा कि मुकाबला जो है बेहद दिलचस्प है और ये जनता के ऊपर निर्भर करता है, जनता किसको चुनती है और जनता बेहद समझदार है कि किसे वोट देना है। तो आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे तक 37% मतदान हो चुके हैं और इसी बीच विस्तार न्यूज़ ने अमरवाड़ा के एसपी और कलेक्टर से खास बातचीत की है, सुनिए। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहा है और उस उपचुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए पुलिस भी तैनात है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाए। हमारे साथ छिंदवाड़ा कलेक्टर मौजूद हैं और इसके साथ साथ छिंदवाड़ा के एसपी भी मौजूद हैं। हम दोनों से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे आपसे सर। निर्वाचन अधिकारी की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उपचुनाव खासकर एक चुनौती भी होता है, एक माहौल चुनाव का अलग होता है, लेकिन उपचुनाव केवल एक सिंगल जिम्मेदारी। तो कैसे इसे निर्वहन कर रहे हैं सर और किस तरह की तैयारी? चुनाव तो चुनाव है, हाँ जिम्मेदारी तो होती है, परंतु यहाँ सब शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। पूरे अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 332 मतदान केंद्र हैं। इन मतदान केंद्रों पे ठीक से चुनाव हो, इसके लिए 53 सेक्टर ऑफिसर्स बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों में, चूँकि आप देख रहे हैं कि बारिश का सीज़न है, तो उसमें टेंट्स वगैरह जो लगाए गए हैं, वाटरप्रूफ लगाए गए हैं ताकि मतदाता सुरक्षित खड़े हो सकें। शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल और सेक्टर ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स प्लस एसडीएम तहसीलदार की ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। अभी मतदान प्रतिशत
जो आपका 11 बजे तक का था वो 36.81 है। मेरा मानना है कि 80% से ऊपर मतदान प्रतिशत जाएगा, और मैं आपके माध्यम से भी अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर अवश्य जा कर के अपने जो लोकतंत्र का ये महापर्व है उसमें भागीदारी सुनिश्चित करें। निश्चित तौर पर, क्योंकि यही आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप घर से निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें, लेकिन सुरक्षा भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे साथ मनीष खत्री जी हैं। सर, चुनौती है क्योंकि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, कैसी तैनाती की है? देखिए, जो अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ अमरवाड़ा मुख्यालय से करीब करीब 90 किलोमीटर दूर तक भी मतदान केंद्र हैं, इसलिए एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और इसमें करीब 53 सेक्टर मोबाइल लगाई गई हैं जो पृथक पृथक उनको मतदान केंद्र दिए गए हैं, जिसको रेगुलर पेट्रोलिंग करके वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करती हैं। इसके ऊपर हमने त्रिस्तरीय मोबाइल पेट्रोलिंग व्यवस्था है। इसके ऊपर हमारी क्लस्टर मोबाइल है जो हर 3-4 सेक्टर मोबाइल के क्षेत्र में भी भ्रमण करती है और उसको व्यवस्थाओं को मजबूती देती है। इसके अतिरिक्त हमारी जो अनुभागीय अधिकारी स्तर के 5 अधिकारी पूरे क्षेत्र में विभाजित है, वो लगातार पेट्रोलिंग में रहते हैं। प्रत्येक शिकायत जहाँ की पता पड़ती है, कहीं की सूचना आती है, इसके अतिरिक्त भी लगातार पेट्रोलिंग की जाती है। जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहाँ CAPF का हाफ सेक्शन का बल लगाया गया है। ये सशस्त्र बल है, केंद्रीय बल है, और इसके अतिरिक्त SF का बल, जिला बल, होमगार्ड, अपने फॉरेस्ट का बल, समस्त प्रकार के ये SPO जो है फॉरेस्ट और इत्यादि ये सब लगे हैं और समुचित व्यवस्था लगाई गई है। और वेबकास्टिंग भी हो रही है कई मतदान केंद्रों में, उसमें कंट्रोल रूम में भी समन्वय है और बहुत शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। पहले की अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत अभी मतदान हुआ है। तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अब जिम्मेदारी निभाने की बारी आपकी है। घर से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। कैमरा रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव जो है उसके लिए वोटिंग जारी है और अभी तक आपको बता दें कि सुबह 11 बजे तक 37% मतदान भी हो चुके हैं और आज शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। और ऐसे में देखना होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसको इस बार जनता वापस से चुनती है। तो इसी बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। तो कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है और इसी बीच ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि आज डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक लेने वाले थे और ये बैठक जो है अब खत्म हो चुकी है। तो कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी और सभी की नजरें इस पर बनी हुई थी कि आज इस बैठक में क्या कुछ बातचीत होगी, क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आएंगी। तो बैठक खत्म होने के बाद कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जन भागीदारी का पेड़ लगाने का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमने लगभग लोगों से पेड़ मांगे, लोगों ने 20 करोड़ के आसपास हमको पेड़ दिए हैं और इतना बड़ा वृक्षारोपण जन भागीदारी से मेरा ख्याल है देश में पहला हो रहा होगा। और इसमें हमने एक नया प्रयोग किया, लगभग मैंने 150 बैठकें की हैं अलग अलग समाजों की और उन समाज से कहा कि आप लगाइए वहाँ पेड़। तो जैसे हम कायस्थ समाज के गए तो उन्होंने चित्रगुप्त के नाम चित्रगुप्त वन रख दिया। हम वाल्मीकि समाज के गए तो वाल्मीकि वन नाम रख दिया। ऐसे 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार के सेक्टर बनाकर ब्राह्मण समाज के गए तो परशुराम वन, अग्रवाल समाज के गए तो अग्रसेन वन, माहेश्वरी समाज के गए के को करेंगे वृक्षारोपण तो उनका महेश वन। ऐसे हर समाजों के वहाँ पर वन रहेंगे और उनसे कहा कि आप इसकी देखरेख करिए। तो वो समाज ने जिम्मेदारी ली है कि हम इन वृक्षों को देखेंगे। उनकी समाज की क्षमता के अनुसार 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे, जैसे प्रजापति समाज ने कहा कि हमको 20,000 पेड़ चाहिए, हम सब। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक खत्म हुई है। आपने सुना नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को, वो कह रहे थे कि हमने 150 से अधिक बैठकें ली हैं, अलग अलग समाज की बैठकें ली हैं, उनसे बातचीत की है और उनके साथ चर्चा की है कि कैसे आगे कामकाज किया जाए, लोगों की बातों पर सुनवाई की जाए। तो आज ये बैठक बहुत ही अहम और कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर भी लगी है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं।
विवेक, बहुत ही अहम बैठक आज डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक जो है खत्म हो चुकी है। क्या कुछ अहम जानकारी इस बैठक से निकलकर सामने आई, साझा करें। राधा, करीब 1.5 घंटे तक मोहन कैबिनेट की बैठक चली और इस कैबिनेट में कई अहम डिसीजन लिए गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि मध्य प्रदेश में ई विधानसभा शुरू करने के साथ साथ पेपरलेस विधानसभा बनाया जाए। इसके लिए सरकार ने 23 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 60% राशि केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी, 40% राशि सरकार वहन करेगी। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव किराए के विमान में सफर कर रहे थे। उन्हें कहीं भी जाना होता तो किराए का विमान इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने फैसला कर लिया है कि कनाडा की एक कंपनी से 200 करोड़ से अधिक लागत की कॉस्ट आएगी उस विमान के लिए और सरकार ने कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है और कनाडा की जो कंपनी है उसके जरिए खरीदी की जाएगी। इसके अलावा जो घुमंतु अर्ध घुमंतु वर्ग के छात्र रहते थे उनको अनुसूचित जनजाति विभाग की तरफ से कम पैसा मिलता था, लेकिन बाकी छात्रों की तरह उन्हें भी ये छात्रवृत्ति मिलेगी। सबसे बड़ा एक और प्रोजेक्ट था कि नर्मदा के पानी को लेकर जो संधि थी, जो ट्रिब्यूनल ने आदेश दिए थे 45 साल पहले, अब वो खत्म होने जा रहा है। तो सरकार ने इसको भी ये कहा है कि इसी परियोजना के तहत आगे और भी इसमें कई परियोजनाएं जोड़ी जाएंगी जिससे कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़े। और एक जो सबसे बड़ा मसला था कि सावेर में जेल का निर्माण किया जा रहा था, 217 करोड़ की लागत आनी थी, लेकिन पहले इसका निर्माण हाउसिंग बोर्ड के जरिए किया था, लेकिन कैलाश वर्गीय ने कहा कि इस हाउसिंग बोर्ड से जुड़ी हुई कई शिकायतें आ रही हैं, इसलिए अब उस सावेर जेल का निर्माण पीडब्ल्यूडी की तरफ से किया जाएगा और आने वाले दिनों में जब ये सावेर की जेल बन जाएगी तो इंदौर की जेल शिफ्ट की जाएगी और इंदौर की जेल के स्थान पे कुछ और नया सरकारी उपक्रम बनाया जाएगा। तो ये तमाम सारे मुद्दे थे, कैबिनेट ने इस पर सहमति जताई है। सीधी का एक बोकारो सिंचाई परियोजना थी 46 करोड़ की, इस पर भी सरकार ने सहमति दे दी है। राधा जी विवेक, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए विवेक आपका शुक्रिया। तो आज डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में बहुत ही अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें आपने सुना कि बताया गया है कि मोहन यादव जो है अभी तक किराए के विमान में सफर करते थे, लेकिन अब 200 से करोड़ के अधिक बजट को यहाँ पर मुहर लगी है और इसके लिए आपको बता दें कि एक कर्नाटक की कंपनी को इसके लिए जो है प्रोजेक्ट भी मिला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज फिर पीएम मोदी को रूस संघ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। ये पूरे देश का सम्मान है। देश के लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, आज फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के रूस के दौरे के समय रशियन संघ के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत अभिनंदन और बधाई देते हैं। तो अब बात करेंगे एमपी के शासकीय स्कूलों की, जिनमें अब ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, इस पर सियासी बवाल भी मच गया है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बयान दिया है कि आने वाले समय में सहमति बनाकर गणवेश लागू किया जाएगा। तो वही कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोले कि हिजाब और बुरखे को हटाना चाहती है सरकार। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। हम समाज के सभी वर्गों के साथ और सभी विद्यार्थियों के साथ में उन कॉलेजों में एक सकारात्मक वातावरण बनाते हुए और ड्रेस कोड के महत्व को समझाते हुए कॉलेज की पहचान, समानता, अनुशासन और उन कॉलेजों में जो बाहर के तत्व आते हैं उन पे अंकुश रखने के लिए हम ड्रेस कोड का उपयोग करेंगे। मैं समझता हूँ उस पर सभी की सहमति होगी और उसका एक अच्छा समाधान कारक सब लोगों को लगेगा और सकारात्मक परिणाम भी उसका है। प्राइवेट कॉलेजों में भी ड्रेस कोड होता है और उस ड्रेस कोड को कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन जहां तक जिस नज़र से सरकार जिस तरह छीटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुरखे को लेकर, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आज़ादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाज़त है।
और इंदर सिंह परमार जी को मैं बताना चाहता हूं कि अभी 3 दिन हाउस में मैं नहीं जा पाया था और जिस दिन मैं आया उस दिन हाउस एडजर्न हो गया, तो मुझे वो किताब अध्यक्ष महोदय के कार्यालय से उन्होंने किताब दी ही है अभी संविधान की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं इंदर सिंह परमार जी, आर्टिकल 29-30 का क्या हुआ? तो सुना आपने आरिफ मसूद को। तो एक तरफ सरकार मध्य प्रदेश में शासकीय स्कूलों में ड्रेस कोड लगाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है। आइए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक, एक तरफ मध्य प्रदेश में सरकार चाहती है कि ड्रेस कोड लागू किया जाए शासकीय स्कूलों में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बयान आया है आरिफ मसूद का, वो कह रहे हैं कि सरकार बुर्खे को हटाना चाहती है स्कूलों से। देखिए, इंदर सिंह परमार मंत्री हैं सरकार के, पिछली सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री थे, तब भी ऐसा ही उन्होंने बयान दिया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में बुर्का और हिजाब पॉलिटिक्स शुरू हुई। और अब उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, तो वो फिर से ये कह रहे हैं कि ड्रेस कोड लागू किया जाएगा जिससे समानता हो और स्कूलों में कॉलेजों में जो छात्र पढ़ने आते हैं उसमें कोई असामाजिक तत्व ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मंत्री वही है, लेकिन उनका बयान आज भी कायम है। मध्य प्रदेश में बुर्का और हिजाब पॉलिटिक्स अक्सर देखने के लिए मिलती है और यही वजह है कि इस पूरे पॉलिटिक्स में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी यही बात कही कि आर्टिकल 29 और 30 के तहत ये रिलीजियस पहनावा बैन नहीं किया जा सकता है। यानी कि मध्य प्रदेश में आप ये समझिए कि इंदर सिंह परमार का जो बयान है वो साल 2023 में भी यही था, 24 में भी यही है और बात वही घूम फिर कर आती है कि आखिर मध्य प्रदेश में क्यों आखिर हिजाब पॉलिटिक्स होती है, बुर्के को लेकर क्यों सियासत होती है। क्योंकि इंदर सिंह परमार हिंदूवादी नेता है और आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर ड्रेस कोड लागू होता है तो समानता आएगी, इसके अलावा कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में असामाजिक तत्व नहीं घुसेंगे। तो ये एक बड़ी बात भी है कि मध्य प्रदेश में कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, लेकिन इसमें किसी की धर्म और आस्था का को बैन नहीं करना चाहिए। जैसा कि आरिफ मसूद ने कहा कि आर्टिकल 29 और 30 है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी आपका पहनावा नहीं छीन सकता। यानी कि बुर्का और हिजाब को लेकर आरिफ मसूद समर्थन कर रहे हैं और ये कहा कि अगर सदन की कार्रवाई चलती तो वो संविधान की किताब लाते। ठीक है विवेक, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य डिंडोरी जिले में लगातार हो रही कार्रवाइयों के बाद भी शराबी शिक्षकों के हौसले बुलंद हैं। डिंडोरी के माध्यमिक शाला पलकी में पदस्थ शिक्षक संतोष अहिरवार रोज शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचते हैं और आज जिला मुख्यालय से मध्याह्न भोजन की जांच करने अधिकारियों की टीम माध्यमिक शाला पलकी पहुंची थी, जहां पर अधिकारियों को देखकर शराबी शिक्षक संतोष अहिरवार स्कूल से भाग खड़े हुए। लेकिन गांव के ही कुछ जागरूक लोगों ने भागते हुए शराबी शिक्षक की तस्वीरें मोबाइल में कैद कर ली और भाग रहे शिक्षक से जब लोगों ने स्कूल में न होने की वजह पूछी तो शिक्षक टॉयलेट जाने की बहानेबाजी करते हुए नजर आए। शराब के नशे में धुत थे, इसलिए और डेली का आदत है सर उनकी, मतलब कि लेट भी जाना और जल्दी भी चले जाना, इससे जो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है सर। अधिकारी का कहना ये है कि सुधार होगी थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें सुधार ही नहीं हो पा रही सर जी।